हैं वंडर सीमेंट। जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार। दिन भर की तमाम खास खबरों को समेटकर अब हाजिर हैं न्यूज नाइट में। ज्यादा नहीं 3 साल पहले की करीब बात है, जब कोरोना का संकट अपने चरम पर था। तब भारत ने अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करते हुए कई देशों के साथ वो खड़ा रहा। इनमें ज्यादातर देश ग्लोबल साउथ का था। और आज जब प्रधानमंत्री ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शुभारंभ किया तो भारत ने यह स्पष्ट किया कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत वैश्विक दक्षिण के सरोकारों का साथ देना जारी रखेगा। बताएंगे आपको कि क्या रहा खास। साथ ही जानेंगे कि आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से क्या आह्वान किया है। बताएंगे आपको कि क्यों आम आदमी पार्टी को एक बार फिर लगा है बड़ा झटका, वो भी 164 करोड़ रुपए का। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। और पूछेंगे सवाल राजनीतिक दलों से। जोशीमठ का क्या है हाल, करेंगे पड़ताल। साथ में होगी दिन भर की और महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं ओम प्रकाश दास और शुरुआत हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में पीएम मोदी ने किया राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन। कहा उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको का विवेकानंद का मंत्र आज के युवाओं का उद्घोष। युवा शक्ति के स्वप्न और आकांक्षा को बताया भारत के भविष्य का आधार। कहा गांव हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। भारत की मेजबानी में शुरू हुआ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। प्रधानमंत्री ने दिया 4R का मंत्र, रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट एंड रिफॉर्म का मंत्र। कहा अधिकतर चुनौतियां कम विकसित देशों ने नहीं खड़ी की है, लेकिन इनका प्रभाव इन्हीं देशों पर वैश्विक मुद्दों को हल करने में संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की भूमिका पर बल। थल सेना प्रमुख का जनरल मनोज पांडे ने कहा देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में, लेकिन अनिश्चितता बरकरार। देश को दिया भरोसा, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सैन्य तैयारी उच्च स्तर की। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की स्थिति को बताया ठीक। कहा आतंकवाद को सीमा पार से समर्थन मिलना जारी। सरकारी पैसे पर राजनीतिक विज्ञापन के आरोपों में फंसी आम आदमी पार्टी। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय ने भेजा करीब 164 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस। बीजेपी और कांग्रेस ने हमला बोला। कहा चेहरा चमकाने के लिए जनता का पैसा पानी की तरह बहाया। पार्टी का तुरंत प्रभाव से खाता सीज करने की मांग। जोशीमठ के हालात की समीक्षा के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों के साथ ही अधिकारियों के साथ भी किया मंथन। अब तक 169 परिवारों के 589 लोगों को उनके घरों से हटाया गया। 10 परिवारों को 1,30,000 रुपए प्रति परिवार दी गई मदद। पीएम मोदी कल रवाना करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज MV गंगा विलास। 51 दिनों में करीब 3,200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा रिवर क्रूज। काशी में गंगा के किनारे बनी टेंट सिटी की भी होगी शुरुआत। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास। महंगाई के मोर्चे पर देश के लिए राहत भरी खबर। खुदरा महंगाई दर में कमी। नवंबर के 5.88% से घटकर दिसंबर में महंगाई दर पहुंची 5.72% पर। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक जारी है ठंड की ठिठुरन। उत्तराखंड और हिमाचल में हुई बर्फबारी
दिल्ली में दिन में खिली धूप, लेकिन शाम में कुछ इलाकों में बूंदाबांदी से फिर लुढ़का पारा। 15 जनवरी से फिर कई राज्यों में कहर बरपाएगी शीतलहर, लेकिन कोहरे के कहर से रहेगी राहत। कोलकाता में श्रीलंका के साथ दूसरे वनडे में 216 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के छूटे पसीने। गिरे 5 विकेट। रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली जैसे दिग्गज सस्ते में निपटे। तो ये थी सुर्खियां और खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 12 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव का उद्घाटन किया। इससे पहले उन्होंने रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। हुबली में युवा महोत्सव के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताया। उन्होंने कहा, उठो जागो और लक्ष्य से पहले मत रुको। विवेकानंद जी का यह उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 से 16 जनवरी तक आयोजित इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आयोजित महोत्सव उनके आदर्शों, शिक्षाओं और योगदान का सम्मान और आदर करने के लिए मनाया जाता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत के सामर्थ्य को युवाओं के हुनर से जोड़ते हुए उन्हें देश की दिशा तय करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति का जुनून भारत का रास्ता तय करता है और युवा बने रहने का मतलब अपनी सोच, मेहनत, आकांक्षाओं और लगन में युवा होना है। युवा शक्ति इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडिया जर्नी। The next 25 years are important for building the nation. Yuva Shakti's dreams decide India's direction. Yuva Shakti's aspirations decide India's destination. Yuva Shakti's passion decides India's path. To harness the Yuva Shakti, we need to be young with our thoughts, with our efforts. To be young is to be dynamic in our efforts. To be young is to be panoramic in our perspective. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विशेष अवसर पर नारी शक्ति का देश के विकास में योगदान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अमृत काल में महिलाएं नए पराक्रम करके दिखा रही हैं। हमारी बेटियां और नए नए पराक्रम करके दिखा रही है। भारत की महिलाएं आज फाइटर जेट्स उड़ा रही है, सेना में कॉम्बेटिव रोल्स में शामिल हो रही है। साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस, स्पोर्ट, ऐसे हर क्षेत्र में हमारी बेटियां बुलंदियां छू रही है। ये उद्घोष है कि भारत अब पूरी शक्ति से अपने लक्ष्यांकों की ओर बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि आज गांव हो, शहर हो या कस्बा हो, हर जगह युवाओं का जज्बा उफान पर है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भारत के खिलौने से लेकर पर्यटन और रक्षा से लेकर डिजिटल तक की खबरें पूरे विश्व में सुर्खियां बनती हैं। उन्होंने मौजूदा समय को आशा और अवसर का संयोग बताया। इंडियन स्टार्टअप्स आर गेटिंग रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स। मैनी ग्लोबल कंपनीज आर सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स टू मेक इन इंडिया। फ्रॉम टॉयज टू टूरिज्म, defense to digital, India is making headlines across the world. So, this is a historic time when optimism and opportunity are coming together.
पीएम मोदी के संबोधन पर युवाओं ने कहा कि उन्हें आज के दिन से प्रेरणा मिलती है। बहुत इंस्पायर्ड हो गया हम लोग मोदी जी का ये पीएम मोदी जी के स्पीच के बारे में सुनने के बाद, और बहुत इंस्पायर्ड थे। PM has initiatives, has new programs in this new phase of era that inspire every youth. Na, I'm very happy that we are very much important country in this era because of like leaders like PM Narendra Modi. हाँ, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। सम यूथ भी कि नहीं, आगे जाके कुछ फ्यूचर नहीं है, आगे जाके कुछ भी नहीं है, बट इफ वी वांट एंड इफ वी विल वी कैन डू एनीथिंग। इससे पहले 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं ने अपने यहाँ की संस्कृति और कला को झांकियों के माध्यम से पेश किया। इसके साथ ही देश के गौरवशाली अतीत की पहचान योग के अभ्यासों को भी पेश किया गया। देश के प्राचीन मार्शल आर्ट मल्लखंब का भी युवाओं ने प्रदर्शन किया। देश और दुनिया के हर कोने की तरह हुबली के लोगों ने भी पीएम मोदी का विशेष अभिवादन किया। कार्यक्रम स्थल पर जाते वक्त पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर नजर आए। पीएम मोदी ने खुद गर्मजोशी के साथ सभी का अभिवादन स्वीकार किया। ब्यूरो इनपुट के साथ आयशा खानम और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शुभारंभ किया। भारत की मेजबानी में हो रहे इस 2 दिवसीय वर्चुअल सम्मेलन का विषय एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर चुनौतियां कम विकसित देशों ने नहीं खड़ी की है, लेकिन इनका प्रभाव इन्हीं देशों पर पड़ता है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म का मंत्र दिया। विकासशील देशों के हितों की पैरवी और उन्हें साझा मंच उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का शुभारंभ किया। नमस्कार। वर्चुअल माध्यम से हो रहे इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय एक स्वर में साझा उद्देश्य की अभिव्यक्ति है। उद्घाटन सत्र में बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड सहित 10 देशों के नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े। अपने आरंभिक वक्तव्य में पीएम मोदी ने वैश्विक दक्षिण के महत्व को रेखांकित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णयों में इनकी अधिक भागीदारी पर बल दिया। Most of the global challenges have not been created by the global south, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role of or our voice. वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत कोरोना काल सहित हर मुश्किल समय में साथ खड़ा रहा है। पीएम ने कहा कि G20 के अध्यक्ष के तौर पर भी भारत वैश्विक दक्षिण के सरोकारों का साथ देना जारी रखेगा। As India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the global south. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. रिस्पॉन्ड, रिकॉग्नाइज, रिस्पेक्ट और रिफॉर्म के संयुक्त एजेंडे को अपनाने का आह्वान करते हुए पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार को जरूरी बताया। Respond to the priorities of the global south by framing an inclusive and balanced international agenda. Recognize that the principle of common but differentiated responsibilities applies to all global challenges. Respect sovereignty of all nations, rule of law, and peaceful resolution of differences and disputes. And reform
reform international institutions, including the United Nations, to make them more relevant. पहले सत्र का समापन वक्तव्य देते हुए पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि वैश्विक दक्षिण को वैश्विक मुद्दों पर अपनी अलग आवाज बुलंद करनी होगी। उन्होंने व्यवस्था और हालात के चक्र पर निर्भरता से बाहर निकलने की जरूरत बताई। If we work together, we can set the global agenda. The voice of the global south needs to set its own tone. Together, we need to escape the cycle of dependency on systems and circumstances which are not of our making. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट वैश्विक दक्षिण को अपने मुद्दों के दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध कराया गया बेहतरीन मंच है। पीएम मोदी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के संदेश को ये पहल दूर तक ले जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहे न्यूज नाइट के साथ। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर सरकारी विज्ञापनों की आड़ पे उसके राजनीतिक विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए करीब 164 करोड़ रुपए का वसूली नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आपसे 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था, जिसके 1 महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है। और यही नहीं, सूचना एवं प्रचार निदेशालय द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है और दिल्ली में स्थित करोड़ आपके लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य यानी जरूरी है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी लगातार एक के बाद एक विवादों में घिरी रही है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य और शराब नीति से लेकर विज्ञापन नीति तक वो लगातार अपने फैसलों को लेकर विपक्ष के निशाने पर रही है। इस बार केजरीवाल सरकार सरकारी पैसे पर राजनीतिक विज्ञापन को लेकर फिर से विवाद में घिर गई है। दिल्ली के सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी DIP ने आम आदमी पार्टी से 163.62 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया है। DIP के नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी को अगले 10 दिनों में 163 करोड़ 62 लाख रुपए जमा कराने हैं। DIP ने कहा है कि इसे पार्टी ने अपने विज्ञापन के तौर पर खर्च किए हैं। रिकवरी नहीं होने पर पार्टी की संपत्ति कुर्क हो सकती है। वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। यह कदम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस निर्देश पर लिया गया जिसमें उन्होंने मुख्य सचिव को 2015 और 2016 के दौरान राजनीतिक विज्ञापन को सरकारी बताकर पैसे के गलत इस्तेमाल के आरोप पर आम आदमी पार्टी से करीब 97 करोड़ रुपए वसूलने का निर्देश दिया था। इस आदेश के करीब महीने भर बाद यह नोटिस दिया गया है। अब इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है।
बीजेपी ने कहा है कि अपना और आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे को पानी की तरह बहाया है। हालांकि आम आदमी पार्टी आरोपों से इंकार कर रही है। उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है? ये रिकवरी, ये पैसा सरकार का है जो आम आदमी पार्टी से ब्याज सहित वसूले जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? तो बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। कितनी देर तक आप जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते रहेंगे? ये सरकारी खजाने की पूरी तरह से लूट है। दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए। बीजेपी का कहना है कि जब तक अरविंद केजरीवाल विज्ञापन पर खर्च किए गए 163 करोड़ रुपए वापस नहीं करते, तब तक आम आदमी पार्टी का खाता तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया जाए और जिन आप नेताओं के चेहरे चमकाने में 163 करोड़ रुपए खर्च किए गए उनके खातों से पैसे की रिकवरी की जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में अपने आदेश में केंद्र और सभी राज्य सरकारों को ऐसे सरकारी विज्ञापनों से बचने को कहा था जिसका मुख्य उद्देश्य सरकार के किसी चेहरे या राजनीतिक पार्टी का प्रचार करना हो। कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की थी। आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली सरकार की ओर से विज्ञापन मद में सरकारी पैसा खर्च करने की शिकायत वर्ष 2016 में हुई थी। इसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को जनता के बीच प्रोजेक्ट करने के लिए सरकारी धन को विज्ञापन देने में पानी की तरह बहाया है। इस शिकायत की जांच के लिए तत्कालीन एलजी नजीब जंग के आदेश पर कमेटी गठित हुई थी। उस कमेटी ने भी इसे सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का उल्लंघन बताया था। 5 साल 8 महीने बाद कोर्ट व कमेटी की रिपोर्ट का हवाला देकर एलजी ने पिछले साल दिसंबर में आम आदमी पार्टी से 97.14 करोड़ रुपए वसूलने का आदेश दिया था। कुल मिलाकर राजनीतिक शुचिता, पारदर्शी प्रशासन और ईमानदारी का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी एक नए विवाद में घिर गई है। दिल्ली से गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन फिर भी अनिश्चितता बनी हुई है। सेना दिवस से पहले सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भरोसा दिया कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिक तैनात हैं और देश की सैन्य तैयारी उच्च स्तर की है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैनिक यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए मजबूती से डटे हुए हैं। If I were to summarize the situation along our borders, and I shall take the northern borders first, I would say the situation is stable and under control, yet unpredictable. You are aware of the talks, ongoing talks, wherein we have been able to resolve 5 out of the 7 issues that were on the table. And we are continuing to talk both at the diplomatic as well as the military level. In terms of our preparedness levels, they remain of a very high standard. We have adequate forces, we have adequate reserves in each of our sectors to be able to effectively deal with any situation or contingency. साथ ही जनरल पांडे ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम की स्थिति ठीक बनी हुई है, लेकिन आतंकवाद को सीमा पार से समर्थन मिलना जारी है। As far as the situation in the Jammu and Kashmir is concerned, I think the ceasefire understanding which came about in February of 2021, that is holding well. The cross-border support to terrorism and the terrorist infrastructure, however, remains. In the hinterland itself, we have seen some of the proxy tanzeems which have been indulging in activities or acts purely
with a view to gain visibility and remain in the news. और अब जोशीमठ के हालात की बात करते हैं तो जोशीमठ संकट के समाधान के लिए क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल तो 169 परिवारों के 589 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। वहीं अब तक 73 परिवारों को सामान्य खर्च के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार की सहायता राशि दी गई है और 10 परिवारों को 1,30,000 रुपए प्रति परिवार प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की 8 टीमें और एनडीआरएफ की 2 टीमें जोशीमठ में तैनात हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि जोशीमठ जमीन धंसाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसाव के बाद की स्थिति पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी नजर बनाए हुए है। हालात से निपटने के लिए राहत बचाव और पुनर्वास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक कर जोशीमठ की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, नितिन गडकरी, आर.के. सिंह और गजेंद्र शेखावत भी शामिल हुए। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में भू धंसाव के मुद्दे पर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ सेना, आईटीबीपी, वैज्ञानिकों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जोशीमठ जमीन धंसाव से निपटने के लिए केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे। यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है और सारी टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं, वो अपना आकलन कर रही हैं। जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था। वहां से लौट कर आएंगे, फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, जो आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे। इस बीच सेना भी मदद के लिए कमर कसे बैठी है। जमीन धंसाव का असर शंकराचार्य के स्थापित किए गए 4 मठ में से एक ज्योतिर्मठ पर भी पड़ा है। इस मठ में भी दरारें पड़ी हैं। दरारों का असर जोशीमठ स्थित ज्योतिर्मठ में भी देखने को मिला है। अगर आप देखें मेरे पीछे आदि शंकराचार्य का ये मठ है और ये भी प्रभावित हुआ है जैसे जोशीमठ के जो दूसरे घर प्रभावित हुए हैं। जब दरारें पड़ी हैं तो एक हिस्सा झुक गया है और दूसरा हिस्सा ऊपर की ओर उठा रह गया। इधर मौसम भी करवट बदलता जा रहा है। चमोली जिले के औली में बीती रात भारी बर्फबारी हुई है और जोशीमठ के सुनील वार्ड में भी बर्फबारी हुई। जोशीमठ भू धंसाव के चलते स्थानीय लोग अपना घर खाली कर रहे हैं। जोशीमठ में प्रशासन द्वारा मलारी इन होटल को ध्वस्त किया जाएगा। उपर्युक्त भूमि धंसने के कारण आसपास की इमारतों और संरचनाओं में दरारें पड़ गई हैं। ग्राउंड जीरो से नीरज सिंह के साथ सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने 6 यूट्यूब चैनलों को फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने खुलासा किया है कि इन 6 यूट्यूब चैनलों पर ऐसे वीडियो अपलोड किए जा रहे थे जो पूरी तरह से भ्रामक और गलत थे। इन यूट्यूब चैनलों के नाम हैं नेशन टीवी, संवाद टीवी, सरोकार भारत, नेशन 24, स्वर्णिम भारत, संवाद समाचार। इन चैनलों पर अपलोड गलत और भ्रामक खबरों से जुड़े वीडियोस को 50 करोड़ से अधिक व्यूज मिले हैं। इन चैनलों को भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और भारत के चुनाव आयोग के बारे में फेक न्यूज फैलाने का दोषी पाया गया है। जिन यूट्यूब चैनलों को लेकर खुलासा किया गया है ये फेक न्यूज इकोनॉमी के हिस्सा हैं और इन 6 चैनलों के कुल मिलाकर 20 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी पीआईबी फैक्ट चेक ने 3 यूट्यूब चैनलों को लेकर खुलासा किया था कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की टेंट सिटी और अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। रिवर क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। एमवी गंगा विलास उत्तर प्रदेश के वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 51 दिनों में भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा करके बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। Till now, Varanasi has been well connected via road, rail and air routes. But these inland waterways is very less explored. And this flagging of this longest inland river water cruise by our Honorable PM will open a new gamut of tourism in Varanasi. गंगा विलास है, ये मेड इन इंडिया है, इसका क्रू इंडियन है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है और इसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने डेवलप किया है, जो कि भारतीयता के ऊपर है। 1950s के बाद में जो हमारा फर्नीचर है, हमारे जो कलाकार हैं, उनकी हाथ से बनी हुई चीजें, उनका इस्तेमाल किया है और इसमें उन्होंने रंगों का भी प्रयोग ऐसा किया है जिससे कि इसमें रंग बिरंगे रहे, सतरंगा जैसे इंद्रधनुषी हो। एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ 3 डेक, 36 पर्यटकों की क्षमता वाले 18 स्वीट हैं। ये जो सफर रहेगा करीब 50 दिन से ज्यादा का रहेगा और इस वक्त इस क्रूज में स्विस यात्री हैं और इनको देश के ऐतिहासिक धरोहर के बारे में भी बताया जाएगा। इस पूरे क्रूज में ये 50 दिन से ज्यादा का ये जो क्रूज रहेगा और अलग अलग जगह पे ये रुकेगा। और ये रिवर क्रूज ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा जो रिवर क्रूज है उसमें ये शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री टेंट सिटी का भी उद्घाटन करेंगे। क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के तट पर टेंट सिटी की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई है, जो आवास की सुविधा प्रदान करेगी और वाराणसी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे PPP मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटक रह सकेंगे। हम यहाँ पे टोटल 140 यूनिट्स के साथ आ रहे हैं। अभी हमारी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अब स्टार्ट है। डिफरेंट कैटेगरीज के यहाँ पे रूम है। सबसे जो टॉप कैटेगरी है हमारी गंगा दर्शन विला है। गंगा दर्शन विला में एक अच्छे स्वीट के साथ सारी आधुनिक व्यवस्थाओं का वहाँ पे ख्याल रखा गया है। काशी जानी ही जाती है अध्यात्म के लिए, योग के लिए, और यह टेंट सिटी उसी को रूप दे रहा है। गंगा के इस पार अध्यात्म के लिए, योग के लिए, संस्कृति के लिए। प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कई अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री गाजीपुर जिले के सैदपुर, चोचकपुर, जमानिया और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के कंसपुर में 4 फ्लोटिंग कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में पटना जिले के दीघा, नकटा दियारा, बाढ़ पानापुर और बिहार के समस्तीपुर जिले के हसनपुर में 5 सामुदायिक घाटों की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पूर्वोत्तर के लिए समुद्री कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुवाहाटी में पांडू टर्मिनल में एक जहाज मरम्मत सुविधा और एक एलिवेटेड रोड की आधारशिला भी रखेंगे। ये परियोजनाएं रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेंगी और क्षेत्र की अंतर्देशीय कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देंगी। तपस भट्टाचार्य के साथ हरिकेश सिंह बहादुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अपने उस खबर की ओर वापस लौटेंगे जिसमें आज आम आदमी पार्टी पर 164 करोड़ रुपए की उसकी वसूली की तलवार लटक गई है। आखिर क्या है इसके राजनीतिक दांवपेच और क्या कुछ आगे हो सकता है, इस पर हम सीधे सवाल पूछेंगे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
पेमेंट फेल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। तो उस खबर की तरफ वापस लौटते हैं जिसने दिल्ली की आम आदमी पार्टी को एक तरह से हिलाकर रख दिया है। आज 164 करोड़ रुपए का, लगभग 164 करोड़ रुपए का रिकवरी का नोटिस भेजा गया है, वो विज्ञापनों के मामले में कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला, और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और इसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है। और हमारा विशेष कहता है, पैसा जनता का, प्रचार पार्टी का। क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच ऐसा हुआ है? और अब राजनीतिक दल किस तरह की दलीलें दे रहे हैं? हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ अनुजा कपूर हैं, प्रवक्ता भाजपा। हमारे साथ परविंदर सिंह सेठी हैं, आप समर्थक। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद सिंह, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ शामिल हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा अनुजा जी आपसे कि एक बड़ी घटना के तौर पे इसको समझना चाहिए। 164 करोड़ रुपए कब नहीं होते। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से इस पे प्रतिक्रिया दे रही है कि दूसरों के भी विज्ञापन छपते हैं, दूसरे राज्य सरकारों के भी विज्ञापन छपते हैं, अगर सबकी वसूली होगी तो हम भी पैसे देने को तैयार हैं, क्या कहेंगे आप? ओपी दास भाई, आप ये समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि यही है आम आदमी पार्टी की गंदी राजनीति। उन्हें ये नहीं समझ में आ पाया कि डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि राजनीतिक पार्टी के विज्ञापन क्या होते हैं और सरकारी विज्ञापन क्या होते हैं। इन्होंने सरकारी विज्ञापन के मशरूम के अंदर राजनीतिक विज्ञापन को डालकर पूरी जगह पर फैलाया, जिसका खामियाजा जो एक आम जनता ने भुगता। आज सरकारी कोष किस ऋण पर है, आप जानते हैं कि कहां पर वो लॉस पे, डेट पर खड़ा है। आप इसको भी बड़े ध्यान से समझें कि मैं तो ये देखना चाहती हूं कि जो 97 करोड़ जिसके बारे में बात हो रही है, 97 करोड़ इन्होंने खर्च करे जो विज्ञापन पे, इसका काम कहां है? आप विज्ञापन दीजिए। इनका तर्क है कि बाकी स्टेट्स बात करती। पहली बात तो दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली यूटी है, और यूटी जो है वो सेंटर के अंदर आती है। एलजी साहब और गवर्नर इसके अंदर देखते हैं। आपने जो सरकारी आपने जो पॉलिटिकली आपने अपना विज्ञापन निकाले, उसको आपने जो विज्ञापन दिया उसका काम क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का विज्ञापन दिया, अपने काम का विज्ञापन आपने नहीं दिया। और उसका ही सबसे बड़ा नतीजा ये है कि एक आम जनता के टैक्स की वसूली के जो पैसे हैं, इन्होंने अपनी जेबों में डाले। ये कैसे हुआ? अगर आप ये भी समझेंगे और आगे कि जो ये सीसीआरजीए का जो गठन हुआ था, ये सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में और दिल्ली सरकार ने ही किया था, और उन्हीं की रिपोर्ट है ये। और आप ये जो शब्दार्थ एक इनकी पब्लिक एजेंसी जो बनाई गई थी दिल्ली गवर्नमेंट की, एक मिनट लूंगी बस, दिल्ली गवर्नमेंट की, उसको किसने चलाना था? उसको चलाना था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने। उसको चलाया किसने? प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने। बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। और एलजी साहब ने यही पूछा कि आपका जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अगर इसको चलाना था, तो इसको आपने आउटसोर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल आपके खुद के लोग इसको कैसे चला रहे हैं? तो इसका मतलब विज्ञापन भी आपने अपने पैसे, लोगों के पैसे अपने जेबों में डाल लिए। ठीक है, तो कितना घोटाला। बिल्कुल। अब जरा हम इसका जवाब ले लेते हैं परविंदर जी से। परविंदर जी, क्या लगता है आपको, आम आदमी पार्टी पे सचमुच रिकवरी का खतरा है? और ये भी कहा जा रहा है कि इस पार्टी की संपत्ति भी कुर्क हो सकती है। देखिए,
जो भारतीय जनता पार्टी अपनी संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करती है, जो डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी है, उन्होंने एक नोटिस आईएएस अफसर सीएम को नोटिस दे रहा है। आप देखिए जितने भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, चाहे आप यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए, त्रिपुरा ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, वहां पे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है और जो भी स्टेट एडवर्टाइजमेंट करती है उसकी अप्रूवल उस समय के गवर्नर के बाद वहां पे वो ऐड दी जाती है और वो ऐड दी जाती है जो सरकार है वो अपनी उपलब्धियों की ऐड दी जाती है। जो आम आदमी पार्टी है उन्होंने भी उपलब्धियों की ऐड दी है। कह रहे हैं कि ये जो भी प्रचार आम आदमी पार्टी ने किया और जिस पे आरोप लग रहे हैं, इसकी सहमति थी पूरे तंत्र का, पूरे सिस्टम और एलजी साहब का भी। आप देखिए ना, पहले नजीब जंग जी थे या अनिल बैजल जी थे, एलजी उनकी अप्रूवल के साथ हुआ। अब ये कहना चाहते हैं कि जो एलजी थे उन्होंने गलत डिसीजन लिया। ये छोटी राजनीति, क्योंकि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी का सूत्रड़ा साफ हो चुका है, वो यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया। ये बात सही है कि नहीं, कि क्या इस पूरी प्रक्रिया में एलजी भी शामिल होते हैं कि नहीं, कि जिस तरह के विज्ञापन दिए जा रहे हैं उसका अप्रूवल, उसकी स्वीकृति क्या एलजी साहब तक पहुंचती है? क्या अनुजा जी इसकी जानकारी आपको है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इस तरह की कोई भी बातचीत है, क्योंकि इनका तो हमेशा से 26 ये प्रोसीजर है मैडम, आपको प्रोसीजर का पता होना चाहिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये प्रोसीजर है। जो इंफॉर्मेशन पब्लिसिटी का जो भी, एक तो उनके रेट फिक्स होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट है, उसके बाद अप्रूवल होती है एलजी की। अगर आपके पास जानकारी है तो जरा बताएं। देखिए, इसमें एलजी की अप्रूवल नहीं होती है, सीधे कैबिनेट का फैसला होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट का फैसला होता है। इसमें एलजी की अप्रूवल नहीं चाहिए। ये कोई फाइनेंस बिल नहीं है जिसपे एलजी की परमिशन चाहिए। जो 163 करोड़ 62 लाख की जो रिकवरी है उसमें 99 कुछ करोड़ तो जो है मूलधन और बाकी उसमें इंटरेस्ट लग गया और 10 दिन का समय है। पेनल्टी है, बाकी पेनल्टी है। बाकी पेनल्टी है, करीब 64 करोड़ पेनल्टी। परमंदिर जी, तो क्या आपको लगता है कि अब क्या आम आदमी पार्टी के पास क्या रास्ते बचे हैं? देखो कि 10 दिन का समय बहुत कम है। देखिए, जो मैं आपको बताऊं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय के लिए आपके पास आऊंगा मैं 22,000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट दी है, अगर वो भी उनकी भी रिकवरी हो तो आम आदमी पार्टी भी पैसे वापस कर देगी। ये तो प्रोसीजर है, सबके लिए समान है, चाहे कांग्रेस पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी है। सब स्टेट की गवर्नमेंट्स जो है एडवर्टाइजमेंट देती है, अपनी उपलब्धियों की एडवर्टाइजमेंट देती है। लेकिन वो ये कह रहे राजनीतिक जो विज्ञापन है, सरकार के कल्याणकारी कार्यों का जो विज्ञापन है, उपलब्धियों का ही फर्क नहीं कर पाए। विज्ञापन हमेशा उपलब्धियों का ही होता है। जो सरकारें अपनी उपलब्धियां हैं उन्हीं के विज्ञापन देती हैं। आप देखिए ना, इनकी चाहे आप कहीं की भी सरकार देख लीजिए, उनके रोज विज्ञापन भरे हुए हैं, सब सरकारें देती हैं। ये सरकार का प्रावधान है, इसके ऊपर क्वेश्चन करके एक तरह से आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देना चाहिए, उनको उलझाए रखना चाहिए, उनको परेशान करना चाहिए। ये तो एक नैरेटिव है। चलिए मुद्दे पे वापस आते हैं। प्रमोद जी, ये बताएं, ये जो एक डिस्टिंक्शन या कहें एक अंतर पैदा करने की कोशिश है कि राजनीतिक जो विज्ञापन है, सरकार के विज्ञापन है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसमें इस तरह के डिस्टिंक्शन की बात नहीं है। तो ये अंतर कौन करेगा? और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास क्या रास्ते हैं? क्या लिटिगेशन का एक की तरफ हम बढ़ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब का जो ऑर्डर है, मुझे लगता है कि इसमें पूरा ड्यू डिलिजेंस अप्लाई हुआ और चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है। जो मुद्दा ये है कि ये विज्ञापन दिल्ली में होते तो ठीक है, दूसरे केरल में आपने दिया, गुजरात में मतलब 2015-16 में आपने जब पहले गोवा का चुनाव लड़ रहे थे वहां दिया, जिस स्टेट में चुनाव लड़ रहे थे वो पॉलिटिकल मैसेजिंग थी। आप दिल्ली सरकार अगर 4 बस खरीदती तो दिल्ली में बताएंगे कि आप केरल में किसको बता रहे? मेन मुद्दा वो है। उसमें कहा कि जो पॉलिटिकल अपनी आम आदमी पार्टी ने अपनी राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली के पैसे का इस्तेमाल किया विज्ञापन देने, मुद्दा ये है। और उन्होंने कहा कि राजनीति के लिए सरकारी धन का इस्तेमाल हुआ। अगर आम आदमी पार्टी अपने पैसे से केरल में विज्ञापन दे, अंडमान निकोबार में विज्ञापन, लेकिन प्रमोद जी, सवाल यह है कि कोई विज्ञापन राजनीतिक विज्ञापन है या फिर वो एक जो है राजनीतिक दल को प्रमोट करने के लिए, या सरकार अपने आप को प्रमोट, अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए, ये फैसला कौन करेगा?
या कर रहा है? मैंने जब आपने डिबेट की बात हुई थी तो मैंने कहा थोड़ा पूछे दिल्ली सरकार में और भी लोगों से, जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है और आपके जो अचीवमेंट होते हैं दूसरी बात होती है। आप कुछ अपना मैनिफेस्टो छाप के दूसरे स्टेट में छापेंगे तो सरकारी धन का भी दुरुपयोग है। दिल्ली में अगर आप जो है नए 10 स्कूल खोलते हैं, उनका विज्ञापन दिल्ली में देते हैं, टेलीविजन पे देते हैं, जो नेशनल लोग देखते हैं, दिल्ली वाले जो यहाँ के जो नेशनल टेलीविजन चैनल है वो जस्टिफाइड है। लेकिन आप करें कुछ और आप अपनी स्कीम जो बनाने जा रहे हैं उनके बारे में दूसरे स्टेट में दें जहां के लोग यहाँ पे रहते नहीं, उनका आपके यहाँ वोट नहीं है, तो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। मेरा मानना है धन का दुरुपयोग है। ये 99 करोड़ रुपए दिल्ली में बहुत से घरों में टॉयलेट बनाने का काम आ सकता है, बहुत से गरीबों को मुफ्त शिक्षा मिल, मुफ्त चिकित्सा का ऑपरेशन हो सकता है, तो बहुत सी चीजें हो सकती। ठीक है अनुजा जी, एक बड़ी गंभीर बात यहां पे ये निकल कर आ रही है कि विज्ञापन तो तमाम राजनीतिक दल देते हैं, लेकिन क्या इस तरह के जो नोटिस जारी हुए हैं और एक तरह से सरकार का ही एक अंग सरकार को ही और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको नोटिस जारी कर रही है, एक बहुत अप्रत्याशित है। आपको लगता है क्या ये पूरा मामला किस तरफ जा रहा है? क्या लिटिगेशन, क्या ये कानूनी पचड़े में भी आपको लगता है या फंसेगा क्योंकि इसको प्रोटेस्ट किया जाएगा, इसको फाइट किया जाएगा? मैं एक एडवोकेट भी हूँ ओपी दास भाई, तो इसीलिए मैं एक बात आपको बता रही हूँ, ये क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था जब आपके प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठे थे, मेरे पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में, वो कह रहे थे कि एलजी की बात कर रहे थे जो इनको खुद नहीं मालूम था और यहाँ पर पूरी जानकारी के साथ नहीं बैठे थे। दूसरी बात जो आपको जानकारी है, 30 मार्च 2017 को डीआईपी ने कार्रवाई करी थी और एक आम आदमी पार्टी को उन्होंने ऑलरेडी इससे रिलेटेड पत्र भी लिखा था। अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी तो उसका जवाब ये देते और उस टाइम पर उस चीज को प्रोसेस करते। इन्होंने उसको नहीं सुना, जिसके चलते आज इनको 163 करोड़ रुपए इनको देने पड़ेंगे क्योंकि अब उस पर ब्याज लग गया। तो ये इनकी नाकामी है और अरविंद केजरीवाल जी को ये एक सबक जो सिखाने का एक जो एजेंसीज जो काम कर रही हैं, क्योंकि जो एक लॉ एंड ऑर्डर और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी की बात अरविंद केजरीवाल जी करते आए हैं, वो आज खुद अपने ही जगह से हट चुके हैं। वो ईमानदार होने की बात करते हैं। कितने स्कैम भाजपा ने दिल्ली के अंदर उजागर करे हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ। अब एक और सवाल है जिसमें आपकी सरकारें भी उसका वास्ता इससे, वो सवाल ये है कि क्या पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2015 के हैं उसका उल्लंघन कर रही है, या भाजपा इसको एक विस्तृत तरीके से देखना चाहती है इस पूरे मुद्दे को? क्योंकि जनता का पैसा चाहे कोई भी राज्य हो, अगर दुरुपयोग होता है तो वो तो देश का नुकसान है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में बिल्कुल गाइडलाइन सबके लिए थी, आपके और मेरे लिए नहीं थी या किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं थी। इसका दुरुपयोग जिस भी जगह पर होगा, चाहे वो भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खास करके भाजपा आज तक जो भी काम करती आई है, अभी आपने कुछ देर पहले आपने दिखाया कि किस तरीके से मोदी जी ने, अब आप बताइए कि वो प्रचार कर रहे हैं अपना या काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वेलफेयर स्कीम क्या होती है और रेवड़ियां क्या होती हैं जो अभी लोहड़ी में जलेंगी, जो साथ में अभी बांटी जाएंगी, तो ये इनको देखना है कि वेलफेयर स्कीम क्या है, क्योंकि हमारे जो भाई हैं आपके जो है उनको ये भी नहीं मालूम है कि वेलफेयर स्कीम किसको कहते हैं और फ्री की रेवड़ियां किसको कहते हैं, जिनको वो बाकी स्टेट्स में जाकर अपने आप को नेशनल पार्टी के चलते, आप ये देखिए कि इनका जो हमारे पास समय सीमित है। एक आखिरी टिप्पणी मैं परविंदर जी से लेना चाह रहा हूं। परविंदर जी, अब क्या आम आदमी पार्टी आगे करेगी? क्या आपको मैं ये समझता हूं कि जो ये साजिश करी है इसमें ये खुद ही फंस जाएंगे। इस देश के अंदर अदालतें भी है, कानून भी है, अदालतें भी है, कानून भी है, और इनको भी 22,000 करोड़ रुपया जो है उनको, चलिए ये तो आरोप है, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या करने की सोच रही है, क्या कर सकती है, क्या रास्ता? ये इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता आम आदमी क्या, ये तो लीडरशिप क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या डिसाइड करती है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। अगर इस तरह का कोई लीगल पॉइंट आता है तो वो सबको मानने होगा। और ये अदालत के अंदर, ये बात अदालत के अंदर इसका इनको जवाब देना पड़ेगा और इनको जवाब देना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी तो 97 या प्लस पेनल्टी देने के लिए तैयार है, लेकिन इनको भी देनी पड़ेगी अगर ऐसा प्रावधान आता है तो। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि ये पूरा मामला अब एक बड़ा रूप लेगा
वो तमाम विज्ञापनों पे बात होगी अगर ये मामला जाता अदालत ये बड़ा रूप लेगा। और दूसरी बात यह है कि जुलाई 2022 में आरटीआई रिप्लाई में दिल्ली सरकार का जो आया था, जो 4200% एडवर्टीजमेंट का बजट बढ़ गया, अनप्रेसिडेंटेड था। तो अगर जब इस पे बात निकली तो दूर तलक जाएगी, फिर पता लगेगा कि आपने जो 15-16 में जो ऐड दिए थे जिनके लिए, तो फिर एक पार्टी पे बात नहीं होगी, फिर कई और राज्य सरकारों की तभी पे बात होगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है, जीएमसीटी है, इसके बजट को कंपेयर करेंगे तो आपको अंतर अपने आप दिख जाए। ठीक है अनुजा जी, अब ये बताएं कि अब क्या किस तरह से आप इस पूरे मामले को आगे ले जा रही हैं? क्या लिटिगेशन की स्थिति होती है? आप चूंकि अब कानून की जानकार भी है, आपको लगता है वहां मामला जा सकता है और किस तरह का परिदृश्य आगे बन सकता है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ये लिमिटेशन एक्ट इनके ऊपर लग चुका है इस वक्त, और लिमिटेशन एक्ट है 30 दिन का। और अगर इस 30 दिन के अंदर इन्होंने अपनी रिकवरी जो है वो नहीं हुई, तो इनकी जो सारी जो संपत्तियां हैं, जो इतनी जिसको 163 करोड़ जिसमें पूरे हो जाएंगे, उनकी संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाएगा। और इनकी जितनी आम आदमी पार्टी के जहां पर भी इनके जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू भी उनके वो जो एसेट्स हैं, उनको चाहे मूवेबल इनमूवेबल, वो दोनों कुर्क कर लिए जाएंगे और वसूली करी जाएगी अगर इन्होंने नहीं किया। और अगर इनमें से कोई भी भगौड़ा हुआ तो उसका भी अलग इशू सामने आएगा। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सिवियर और बहुत ही लीगल प्रोसेस है। इसमें लीगल रेमेडी भी होगी, जो पीड़ित पक्ष या जो पक्ष हैं जो जुड़े हैं, इसके लीगल रेमेडी लीगल रेमेडी तो अब आम आदमी पार्टी ढूंढेगी। हम लोगों का तो देखिए, हम तो आपको सिर्फ एक बात ये बता सकते हैं कि लीगल रेमेडी इसके अंदर जो है, इनको अपना पैसे देने चाहिए। मैं तो कह ही रही हूँ कि इनको इसको पूरा जो इनके ऊपर जो आई है कुर्क अगर नहीं करना चाहते हैं तो जो नोटिस आया है उसका जवाब तरीके से दे, क्योंकि 2017 में भी अगर ये जवाब दे देते और इसके ऊपर बात करते, संगीनता रखते, तो हमारे ऊपर जिस तरह से ये वार्तालाप चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले वक्त में और ब्याज बढ़ जाएगा और इसके बाद ये जेल ही जाएंगे और उनकी सारी जगह कुर्क होती है। और ये जिस तरीके का हिसाब पूछते हैं ना अडानी अंबानी और लोग पूछते हैं बैंकों से लेकर भाग गए, ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहीं पर ही खड़ी। जी प्रमोद जी, आप एक पत्रकार के तौर पर इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि चाहे कोई भी पार्टी हो, इसको थोड़ा इस सवाल को मैं बड़ा कर रहा हूं कि काम क्या हो रहा है जमीन पे, उससे उतना वास्ता नहीं दिख रहा है। प्रचार हो उससे ज्यादा वास्ता दिख रहा है। क्या ये एक संस्कृति बनती जा रही? क्योंकि ये एक भावना है कि प्रचार करो, लोगों के बीच में इस तरह की छवि बना लो और मत वोट मिल जाएंगे। जी यही बात है ना कि मतलब कि वो करो कम दिखाओ ज्यादा। विज्ञापन का मतलब यही है कि आप लोगों के जो वोटर्स हैं उनके दिमाग को आप प्रभावित कर रहे हैं कि देखो हमने ये कर दिया, और उसमें अतिरंजना होती, बहुत सी चीजें बढ़ा चढ़ा के जाती। जमीन पे सच्चाई कुछ और होती है। बहुत सी चीजें बताई गई हैं दिल्ली सरकार के ही मॉडल में, बहुत सी चीजें बताई गई हैं जो जमीन से सच्चाई से परे हैं, लेकिन उनको विज्ञापनों के जरिए लंबा चौड़ा किया गया ताकि जनता जो यंग इंप्रेसिबल माइंड से नए वोटर उनको खींचा जा सके। और अभी जैसे हमारे सेठी साहब कह रहे थे, ये लीगल प्रोसीडिंग है पैसा रिकवरी का, इसका पॉलिटिकल जवाब नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब इसको देखना होगा क्योंकि मामला ये रुकेगा नहीं, ये तो हम सब जान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और यहां पे हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत मिलते हैं।
अच्छा था मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड का इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और महंगाई के मोर्चे पर सरकार को और जनता को बड़ी राहत मिली है। खुदरा महंगाई दर पिछले एक साल में सबसे नीचे पहुंच गई है। आज जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 5.72% पर पहुंच गई है और इससे पहले नवंबर में ये 5.88% पर थी। दरअसल फिलहाल पूरी दुनिया महंगाई से त्रस्त है और इस बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिसंबर में दर्ज खुदरा महंगाई दर पिछले 12 महीनों में सबसे कम रही है। महंगाई में गिरावट के मुख्य कारण दिसंबर में खाद्य पदार्थों की कीमतों में आई कमी है। और देश के औद्योगिक विकास से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। देश के औद्योगिक उत्पादन से जुड़े आंकड़े गुरुवार को जारी किए गए। पिछले साल नवंबर 2022 में औद्योगिक उत्पादन में 7.1% की बढ़ोतरी हुई। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अनुसार नवंबर महीने में देश के औद्योगिक उत्पादन में शानदार बढ़त हासिल हुई। वहीं इससे पहले अक्टूबर माह 2022 में देश के औद्योगिक उत्पादन में 4% की गिरावट आई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में नवंबर 2022 में 6.1% की वृद्धि हुई। वहीं खनन उत्पादन इस महीने में 9.7% और बिजली उत्पादन 12.7% की दर से बढ़ा। तो आम लोगों के लिए बेहद राहत भरी खबर। और इसी के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर की कुछ और प्रमुख खबरों के साथ। नमस्कार। वेतन की मांग को लेकर दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों ने दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव किया। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। इसके कारण बोर्ड का काम एक महीने से ठप पड़ा है। केवल कुछ जरूरी काम ही हो रहे हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार को मांग पूरी करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया था। दिल्ली के कंझावाला केस में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। वहीं अब गुजरात के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम अब अंजलि की मौत के कारणों की जांच कर रही है। गांधीनगर के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के 5 फॉरेंसिक विशेषज्ञों की एक टीम ने गुरुवार को सुल्तानपुरी का दौरा किया और मृतका अंजलि को घसीटने वाली कार की भी जाँच की। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावाला में युवती की घसीट कर मौत के मामले में आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसके खिलाफ जांच प्रारंभिक चरण में है। भारद्वाज के वकील ने 9 जनवरी को ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि अपराध की प्रकृति जमानती है और आरोपी ने घटना के बाद पुलिस से सहयोग किया। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग वाली सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फरवरी के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल करने को कहा। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट से कहा कि सरकार की ओर से 12 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, पर अभी तक सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। इस मसले पर कैबिनेट सेक्रेटरी को तलब किया जाना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी इस पर विचार हो रहा है, फरवरी तक सुनवाई को टाल दिया जाए। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते तक जवाब दाखिल कीजिए, फरवरी के दूसरे हफ्ते में हम सुनवाई करेंगे।